नमस्ते बच्चों, आज हम दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक की स्थापना करेंगे, जिसमें हम दो परिनालिकाएं लेंगे जो कि लंबी होगी और उनके मध्य में हम अन्योन्य प्रेरकत्व, आप जानते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व जिसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो हम सर्वप्रथम चित्र का निर्माण करें। ये हमारी एक परिनालिका है जिसे हम S1 ले रहे हैं। तो मान लेते हैं कि S1 एक परिनालिका है और ये जो डॉटेड डैश 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 के रूप में मैं बना रहा हूँ, ये है परिनालिका S2। तो इस प्रकार से S1 और S2 दो परिनालिकाएं हुई। तो हम कहेंगे कि मान लो S1 और S2 दो समाक्षीय एक ही अक्ष में होने के कारण इसे हम कहेंगे समाक्षीय। तो दो समाक्षीय परिनालिकाएं हैं। S1 S2 दो समाक्षीय परिनालिकाएं हैं जिनमें फेरों की संख्या क्रमशः, यदि हम लें N1 कैपिटल N1 और कैपिटल N2 हैं। मान लो परिनालिका S1 की लंबाई हम ले स्मॉल l1 तथा S2 के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम क्षेत्रफल को A से दर्शाते हैं। तो हम जो S2 है उसके अनुप्रस्थ काट का यदि क्षेत्रफल लें A2, अब यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I हो, बहने वाली धारा यदि I हो, तो उसके भीतर पर चुंबकीय क्षेत्र को हम B से कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं। तो हम भीतर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालें तो आप जानते हैं कि B बराबर μ0 N1 I/L ये होता है। तो B बराबर हम लिखेंगे μ0, प्राथमिक कुंडली के लिए हम ले रहे हैं तो फेरों की संख्या हम ले रहे हैं S1 के लिए N1, तो हम लिखेंगे N1 बहने वाली धारा I बटे जो लंबाई है वह L। अब
S1 की जो हम लंबाई ले रहे हैं L1 तथा H2 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I है, तो इसके भीतर पर चुंबकीय क्षेत्र होगा B बराबर μ0 N1I/L। अब इसके पश्चात हम जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो द्वितीयक परिनालिका है उससे यदि हम लोग बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालें तो हम लिखेंगे कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीयक परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान आप जानते हैं कि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर, हम द्वितीयक परिनालिका के लिए ले रहे हैं तो द्वितीयक परिनालिका में फेरों की संख्या है N2, तो N2, उसके पश्चात चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं हम B और क्षेत्रफल लेते हैं A2। तो इस प्रकार से फाई बराबर N2BA2 हमें प्राप्त होगा। इसमें यदि हम मान रखें तो N2B का मान हमने निकाला है μ0 N1I/L, μ0 N1I/L और साथ में होगा A2। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमें प्राप्त हुआ μ0 N1 N2, μ0 को हमने पहले लिखा, फिर N1 N2, उसके बाद हम लिखेंगे A2 और I/बटे में हो जाएगा L। इसे हम दें समीकरण नंबर 1। अब आप जानते हैं कि जो फाई होता है, फाई बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है M/I के। तो हम आगे लिखें तो हम जानते हैं किंतु फाई बराबर होता है M/I। ये हम जानते हैं कि फाई बराबर होता है M/I के, तो इसे हम देंगे समीकरण 2। अब समीकरण जो 1 है और जो समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम यदि देखें तो फाई बराबर देखिए μ0 N1 N2 A2I/L है। इस फाई के स्थान पे हम रख सकते हैं M/I। तो M/I हमने इस फाई के स्थान पे रखा, तो फाई बराबर MI है, तो यहाँ पे हमने फाई के स्थान पे MI रखा और इस बार में है, इसके बराबर में है μ0 N1 N2 A2I/L। तो दोनों पक्षों में हम देखें तो यहाँ भी I है और यहाँ भी I है, हम आपस में उसे
कैंसल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अन्योन्य प्रेरकत्व m बराबर प्राप्त होगा वह होगा μ0 n1 n2 a2 बटे l। और यही क्या होगा, ये जो व्यंजक है यही दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक है। अन्योन्य प्रेरकत्व कैपिटल M बराबर μ0 n1 n2 a2 बटे l। यदि हम इसे अगला समीकरण दें तो ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 3 और यही व्यंजक है। और हम जानते हैं कि निरपेक्ष चुंबकशीलता का यदि माध्यम हो कि यदि परिनालिकाओं के मध्य चुंबकशीलता हम किससे दर्शाते हैं, म्यू से, तो इस समीकरण को हम अन्य प्रकार से भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे यदि परिनालिकाओं के मध्य चुंबकशीलता हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू हो, तो हम लिखेंगे कैपिटल M बराबर μ0 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, म्यू n1 n2 a2 और बटे में हो जाएगा l। तो यदि परिनालिकाओं के मध्य चुंबकशीलता म्यू हो तो अन्योन्य प्रेरकत्व कैपिटल M बराबर म्यू n1 n2 a2 बटे l, ये हमें प्राप्त होगा। इसे हम समीकरण 4 यदि हम प्रदर्शित करें तो समीकरण 4 से प्रदर्शित करेंगे। तो हमने समीकरण 3 को समीकरण 4 म्यू के रूप में रूपांतरित किया। ये जो समीकरण 3 है यही क्या है, आपका व्यंजक है। अब यदि हम देखें कि दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है या किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो हम समीकरण यदि 4 की सहायता से देखें तो समीकरण 4 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। समीकरण 4 से हमारा जो समीकरण 4 है वह m बराबर है म्यू n1 n2 इंटू a2 अपॉन l। ये हमारा समीकरण 4 है, म्यू n1 n2 a2 अपॉन l, इसे मैंने वहाँ पे लिखा है। अब समीकरण 4 से हम देखें कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो समीकरण 4 से निर्भर कारक कौन कौन से कारक यदि निर्भर करते हैं, यदि हम देखें तो ये हमारा समीकरण 4 है। इससे यदि हम देखें तो n1 और n2 परिनालिका के फेरों की क्या है, संख्या है। तो सबसे पहला जो कारक यदि हम कहें तो प्रत्येक
परिनालिका, यहाँ पे हम दो परिनालिका ले रहे हैं, एक S1 और दूसरा S2, तो इनके जो फेरों की संख्या है, हम यहाँ पे दो लंबी परिनालिका ले रहे हैं, तो दोनों जो परिनालिका हैं उनकी फेरों की संख्या पे क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक परिनालिका के फेरों की संख्या पर, प्रत्येक परिनालिका के फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा। तो जब हम फेरों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, फेरों की संख्या जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, तो देखिए ये राशि क्या है, अंश में है, तो अंश में जो भी राशि होती है यदि उसका मान आप बढ़ाते हैं तो m का मान भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। m यहाँ पे क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक परिनालिका की फेरों की संख्या बढ़ाने पर अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ता चला जाता है। तो यदि हम कहें कि प्रत्येक परिनालिका की फेरों की संख्या अधिक हो, तो अधिक होने पर अन्योन्य प्रेरकत्व भी क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे एक हम सूत्र के रूप में लिखें, प्रत्येक परिनालिका की फेरों की संख्या पर यदि फेरों की संख्या अधिक है तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान भी क्या होगा, अधिक हो जाएगा। दूसरा यदि हम कारक देखें तो N1 N2 के बाद आ रहा है A2, और A2 हमने लिया है जो द्वितीयक परिनालिका है। द्वितीयक परिनालिका यहाँ पे हम ले रहे हैं S2, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो हम लिखेंगे कि द्वितीयक परिनालिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो क्षेत्रफल का मान हम यदि अधिक करें, क्षेत्रफल को भी हम अधिक से अधिक लें, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का भी मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो हम क्षेत्रफल बढ़ाते चले जाएं तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान भी बढ़ता चला जाएगा। अब इसके पश्चात देखें तो बटे में है L, तो L क्या है, लंबाई है। तो प्राथमिक परिनालिका की जो लंबाई हमने यहाँ पे जो परिनालिका हमने ली है S1, इसकी लंबाई है L, तो L लंबाई का है, S1 जो है परिनालिका उसकी लंबाई है, हमने स्मॉल l लिया है। तो प्राथमिक जो परिनालिका है इसकी लंबाई पर भी निर्भर करेगा। तो हम तीसरा कारक लिखेंगे, प्राथमिक परिनालिका की लंबाई पर तो प्राथमिक परिनालिका की लंबाई हमने L1 लिखा था, वो L1 नहीं होगा, प्राथमिक परिनालिका की लंबाई L होगा। आप सुधार लेंगे। प्राथमिक परिनालिका की जो लंबाई है वह हमने शुरू में लिखा था कि S1 S2 दो परिनालिकाएं हैं और फेरों की संख्या N1 N2 है। प्राथमिक परिनालिका की लंबाई हमने L1 लिखा था, हम उसे L1 नहीं लेंगे, उसे हम L लेंगे, आप उसे सुधार लीजिएगा। प्राथमिक परिनालिका की लंबाई हम ले रहे हैं L, और तो कारक जो होगा वह होगा प्राथमिक परिनालिका की लंबाई पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाते चले जाएंगे, अर्थात लंबाई अधिक यदि हम करते हैं
तो देखिए ये जो राशि है बटे में है, तो बटे में होने के कारण ये जो m का मान है वह क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो चूंकि राशि बटे में है, इसका मान यदि हम बढ़ाएं, l का मान अधिक करते जाएंगे तो m का भी मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हम कहेंगे कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मान कम होता है। चौथा यदि हम कारक देखें तो चौथा जो कारक है यहाँ पे देखिए म्यू। तो म्यू जिसे हम लेते हैं क्रोड की चुंबकशीलता, तो हम कहेंगे कि परिनालिकाओं की क्रोड की चुंबकशीलता पर, तो परिनालिकाओं की क्रोड की चुंबकशीलता जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे या अधिक करते जाएंगे तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान भी बढ़ता जाता है। तो हम कहेंगे कि बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा समीकरण 4 है, इससे हम कारक निकाले कि अन्योन्य प्रेरकत्व जो है प्रत्येक परिनालिका के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। फेरों की संख्या अधिक होगी तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। दूसरा, द्वितीयक परिनालिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जैसे जैसे आप क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे अन्योन्य प्रेरकत्व का मान भी अधिक होता जाएगा। प्राथमिक परिनालिका की लंबाई पर लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो चूंकि बटे में है तो हम कहेंगे कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मान भी कम होता जाएगा। परिनालिकाओं की क्रोड की चुंबकशीलता अर्थात म्यू हम ले रहे हैं, इसका मान यदि हम बढ़ाते जाएं तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ता चला जाता है। तो हमने जो सूत्र है उसकी सहायता से हमने कारक यहाँ पे अध्ययन किया। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। आपने स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के बारे में अध्ययन किया है। अब यदि इन दोनों में यदि हम अंतर देखें तो आइए हम दोनों में अंतर करते हैं। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर। तो स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में यदि हम अंतर करें तो हम अंतर के लिए इस प्रकार से दो भागों में विभक्त कर दें। एक भाग पर हम लिखें स्वप्रेरण और दूसरे पर लिखें अन्योन्य प्रेरण। तो इस प्रकार से हमने दो भागों में हम विभक्त कर दें, एक स्वप्रेरण और दूसरा अन्योन्य प्रेरण। तो हम स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर करते हैं। आपने स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के बारे में अध्ययन किया है। तो सबसे पहले हम स्वप्रेरण की परिभाषा लिखें कि किसी भी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में यदि हम परिवर्तन करते हैं तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और इस घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। तो इसे हम पहला जो अंतर है
स्वप्रेरण की परिभाषा उसे हम लिखें कि किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो पहला जो हमने अंतर किया वह इसकी परिभाषा। इसी प्रकार से हम अन्योन्य प्रेरण में लिखेंगे कि किसी भी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में यदि परिवर्तन करें तो पास रखी जो दूसरी कुंडली है उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और इस घटना को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। उसे हम यहाँ लिख लें कि किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करने पर पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। अब स्वप्रेरण में यदि हम और अंतर करें तो आपने देखा है कि स्वप्रेरण में हम एक कुंडली प्रयोग में लाते हैं और अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडलियां होती हैं। तो हम कहेंगे इसमें एक कुंडली होती है और अन्योन्य प्रेरण में आप कहेंगे इसमें दो कुंडलियां होती हैं। इसमें एक कुंडली होती है, इसमें दो कुंडलियां होती हैं। तीसरा यदि हम और अंतर देखें स्वप्रेरण के लिए तो प्रेरित जो धारा है वह मुख्य धारा के मान को प्रभावित करती है। हम लिखेंगे प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित
करती है और अन्योन्य प्रेरण में प्रेरित जो धारा है दूसरी कुंडली में प्रवाहित होती है। अतः मुख्य जो धारा है प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होती है। तो हम लिखेंगे कि प्रेरित धारा द्वितीयक कुंडली में प्रवाहित होती है। अतः मुख्य धारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर का अध्ययन किया। सबसे पहले हमने इनमें परिभाषाओं में अंतर किया, फिर इसमें एक कुंडली होती है, इसमें दो कुंडली होती है। प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित करती है और यहाँ पर मुख्य धारा के मान को प्रभावित नहीं करती है। अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं भंवर धाराओं की ओर। भंवर धाराएं क्या होती हैं हम देखते हैं। भंवर धाराएं भंवर धाराएं भंवर धाराएं नाम से स्पष्ट है भंवर। तो हम देखते हैं कि जब किसी भी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में यदि परिवर्तन किया जाता है, कोई चालक है उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उस चालक में, वह जो चालक है उसमें जल, आपने जल देखा है, जल में जो धाराएं बनती हैं, तो उस चालक में जल में जो उत्पन्न भंवर के समान, जल में आपने देखा है कि तालाब में यदि आप एक पत्थर को फेंकें तो जिस स्थान पे पत्थर गिरता है वहाँ पे चक्करदार भंवर के समान, जिसे हम भंवर कहते हैं, भंवर के समान प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और उन्हीं धाराओं को हम कहेंगे भंवर धाराएं। तो हम कहेंगे कि किसी भी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में यदि परिवर्तन किया जाता है तो चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और इन्हीं धाराओं को हम भंवर धाराएं कहते हैं। तो हम परिभाषा लिख लें कि भंवर धाराएं क्या होती हैं। जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इस चालक में उत्पन्न, इस चालक में जल में उत्पन्न, इस चालक में
जल में उत्पन्न भंवर के समान, भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। तो हम कहेंगे कि जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। अब जो भंवर धाराएं हैं इनको हम देखें तो भंवर धाराओं से हानि होती है। तो भंवर धाराओं से जो हानि है और उन्हें कम करने के उपाय क्या हैं? तो जो ट्रांसफार्मर आपने देखा है, ट्रांसफार्मर होता है, डायनेमो होता है, प्रेरण कुंडली होती है। इसमें जो क्रोड होता है उसमें मुलायम लोहे का बना हुआ एक क्रोड होता है और इन उपकरणों में आपने देखा है कि प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। तो क्रोड पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो वहाँ पे भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी और भंवर धाराएं यदि उत्पन्न होती हैं तो वहाँ पे विद्युत ऊर्जा, जो कि विद्युत ऊर्जा है, उसका उष्मा ऊर्जा के रूप में क्षय होने लगता है। तो भंवर धाराएं क्या करती हैं? विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा के रूप में क्षय करती हैं। तो इन क्षय को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि भंवर धाराएं जो हैं इनको हमको कम करना है, रोकना है। तो रोकने के लिए जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में जो क्रोड होते हैं अर्थात लोहे की पट्टियां बहुत सारी उसमें लगी होती हैं। तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए आप याद रखिए कि भंवर धाराओं को कम करने के लिए क्रोड पटलित एक शब्द आ रहा है पटलित। तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए जो क्रोड है उसे पटलित बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? पटलित बनाया जाता है। अर्थात ये पटलित से क्या तात्पर्य है कि जो लोहे की, जो मुलायम लोहे की पट्टियां होती हैं, ट्रांसफार्मर में बहुत सारी पट्टियां लगी होती हैं। तो जो पट्टियां हैं, बहुत सारी जो पट्टियां हैं, इन पट्टियों पर विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ में यदि हम लें तो वार्निश, आपने वार्निश देखा है, तो वार्निश की इसमें तह लगा देते हैं, तह बना देते हैं और इसे एक आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं। तो कई पट्टियां हैं, पट्टियों के ऊपर क्या करते हैं? वार्निश लगाकर कई पट्टियों की एक मोटी संरचना हम बना लेते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि जो क्रोड है, जो क्रोड आपका तैयार होगा, उस क्रोड का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो क्रोड पटलित बनाए जाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। और बढ़ जाने के पश्चात भंवर जो धाराएं हैं उनका मान बहुत ही क्या होगा? कम होगा। तो जो विद्युत ऊर्जा है उसका उष्मा ऊर्जा के रूप में जो क्षय है वह कम होगा। तो भंवर धाराएं जो कि ट्रांसफार्मर, डायनेमो, प्रेरण कुंडली में होता है और इनके क्षय को हम कम कर सकते हैं। कैसे? ट्रांसफार्मर के क्रोड जो है उसको हम पटलित बनाकर, क्रोड को पटलित बनाकर भंवर धाराओं को हम कम कर सकते हैं। और भंवर धाराओं का यदि हम अनुप्रयोग देखें कि
कहाँ कहाँ पे इसका अनुप्रयोग होता है, तो हम लिखें अनुप्रयोग। तो भंवर धाराओं का जो अनुप्रयोग है वह धारामापी को रुद्धदोल बनाने में, धारामापी को रुद्धदोल बनाने में किया जाता है। और देखें तो प्रेरण भट्टी में विद्युत ब्रेक आपने देखा है, विद्युत ब्रेक जो कि ट्रेनों में पहिए को रोकने के लिए किया जाता है। तो विद्युत ब्रेक प्रेरण मोटर तो हम भंवर धाराओं के अनुप्रयोग यदि देखें तो धारामापी को रुद्धदोल बनाने में, प्रेरण भट्टी में, विद्युत ब्रेक में और प्रेरण मोटर में उपयोग किया जाता है। और भंवर धाराओं को कम करने के लिए आप याद रखिए क्रोड पटलित बनाए जाते हैं। इसके पश्चात हम कुछ तथ्यात्मक प्रश्न लेते हैं कि तथ्यात्मक प्रश्न में हम पहला लें, यदि कोई उच्च वोल्टेज पर धारा ले जाने वाली, एक उच्च वोल्टेज आप जानते हैं हाई वोल्टेज धारा ले जाने वाली एक तार है, उसमें धारा चालू करते ही तार पर बैठी चिड़िया, यदि एक तार है उस पर कोई चिड़िया बैठी हुई है, और उच्च वोल्टेज हाई टेंशन आपने तार देखा है, तो उच्च वोल्टेज तार पर हम जैसे ही विद्युत धारा चालू करते हैं उस तार पर बैठी चिड़िया एकाएक उड़ जाती है। यदि हम देखें कि वो चिड़िया क्यों उड़ जाती है, आपने देखा होगा कई बार कि जो तार है तार पर चिड़िया बैठी होती है और वह एकाएक उड़ जाती है। तो इसका कारण क्या है, तो हम देखें कि जो चिड़िया है धारा चालू करते ही चिड़िया का जो शरीर है, शरीर पर प्रेरित धारा बहने लगती है। तो अभी हमने पढ़ा है प्रेरित धारा के बारे में, और जैसे ही तार पर विद्युत धारा हम चालू करते हैं तो प्रेरित धारा जो है चिड़िया के शरीर में बहने लगती है। उनके जो पंख हैं, चिड़िया के दो पंख होते हैं, तो दोनों पंख में विपरीत धारा, प्रेरित धारा के कारण क्या होगी, विपरीत धाराओं के कारण वो क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, और प्रतिकर्षित होके क्या होंगे, फैल जाएंगे। तो इस प्रकार से चिड़िया के शरीर में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और पंखों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है और पंख जो हैं विपरीत दिशा में फैल जाते हैं। और चिड़िया जैसे ही विद्युत हम धारा चालू करते हैं और चिड़िया क्या होती है, उड़ जाती है। तो इसका कारण हम कहेंगे कि धारा चालू करते ही शरीर, चिड़िया के शरीर पर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है या प्रेरित धारा बहने लगती है। दोनों पंख जो होंगे वह विपरीत दिशाओं में क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, और प्रतिकर्षित होके क्या होंगे, फैल जाएंगे। और फैल जाने के पश्चात जो चिड़िया है विद्युत धारा चालू करते ही तार से क्या होगी, उड़ जाएगी। तो पहला जो हमने प्रश्न देखा वह कि उच्च वोल्टेज पर तार है, उच्च वोल्टेज के तार पर चिड़िया बैठी है, तो चालू करते ही चिड़िया उड़ जाती है। दूसरा यदि हम देखें प्रश्न कि आपने देखा होगा कि विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाला ट्रक है, एक ट्रक है, कोई ट्रक है,
ये एक हमारे पास ट्रक है मान लीजिए, तो विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाला जो ट्रक है, आपने देखा होगा कि ट्रक के नीचे एक जंजीर सड़क से संपर्क में चलती जाती है। तो यदि हम प्रश्न कहें कि विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाला ट्रक से एक जंजीर बंधी रहती है और यह जमीन को छूती रहती है, क्यों? तो आपने देखा है कि एक ट्रक जो कि विस्फोटक पदार्थ को ले जा रहा है, इसमें से एक जंजीर जमीन को छूती रहती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ट्रक जब गति करता है, आगे की ओर जब गति करता है, तो उसकी जो धुरी है उसमें चुंबकीय बल रेखाओं को काटती रहती है। तो जो ये धुरी है, चुंबकीय बल रेखाएं जो बनती हैं, उन्हें यह परस्पर काटते रहती है, जिसके कारण इनके सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के कारण जो भी आवेश है वह जंजीर के द्वारा पृथ्वी में क्षरण होता रहता है। तो जो भी आवेश, ट्रक पर जो आवेश है वह जंजीर के माध्यम से पृथ्वी पर क्षरण होता जाता है, जिससे विस्फोटक जो पदार्थ है वह क्या होता है? सुरक्षित होता है। तो हम कहेंगे कि ट्रक की गति के दरमियान उसकी धुरी में चुंबकीय बल रेखाओं को काटती रहती है और इसके कारण उनके सिरों के बीच जो विद्युत वाहक बल है वह प्रेरित हो जाता है और प्रेरित जो आवेश है वह जंजीर के माध्यम से पृथ्वी में क्षरण होता रहता है। तो ये जंजीर जो है वह आवेश को क्या करता है? पृथ्वी में क्षरण करता है और विस्फोटक जो भी पदार्थ है वह हमारा सुरक्षित बने रहता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। इस प्रकार से जो धारा जो है, प्रेरित धारा उत्तरदायी होती है। तो आपने पढ़ा है अध्याय 12 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में हमने अध्ययन किया। इस प्रकार से अध्याय 12 विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आपने अध्ययन किया। धन्यवाद।